हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आपको याद होगा, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो जनरल डिफेंसेस इन आईपीसी भी करे हैं कवर, विच वाज कवर्ड अंडर सेक्शन 76 to 106 ऑफ आईपीसी। ठीक है, एज ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज एन अनकोडिफाइड लॉ, इसमें एज सच कोई सेक्शंस नहीं होंगे, बट यस टॉपिक्स होंगे और आज हम वो सारे टॉपिक्स करेंगे। हमने इसका जो पहला जनरल डिफेंस का पहला था वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, वो कवर कर लिया है। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो प्लीज चेक कर लेना। अब जो हमारे बाकी के 7 बचे हैं आज हम वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो पहले हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि कितने हमारे डिफेंसेस हैं। हमने इसमें ये कवर कर लिया है। आज हम प्लेंटिव करेंगे, ठीक है। इनएविटेबल एविडेंस, विज मेजर किसको बोलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड को बोलते हैं। फिर मिस्टेक आ गया, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सो दीज आर द जनरल डिफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, राइट। देखो वैसे तो आपके आईपीसी में भी ऐसे ही थे, बट दीज ऑल डिफेंसेस वर मेंशन्ड अंडर पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है। उसमें हमारी क्रिमिनल लाइबिलिटी होती थी और आपको पता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अ सिविल रॉन्ग। एंड आईपीसी में we discuss criminal wrong, right? Now let's just see this example first. देखो आज की प्रेजेंटेशन या आपका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी सो दैट आप थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग पार बढ़ाओ और समझो कि यहाँ पे डिफेंस का जो लॉ है वो कैसे लगेगा। देखो एक डॉग है, बुलडॉग टाइप, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स, और ये एक पर्सन है। इन केस इफ दिस पर्सन ट्रेसपास्ड, जबकि लिखा भी हुआ है, डॉग भी है, द ओनर ऑफ द हाउस, हियर दिस पर्सन विल बी प्लेंटिव if he files a suit and the owner of the house will be considered as a defendant, right? ये ट्रेसपास कर रहा है, जबकि लिखा भी है बिवेयर ऑफ डॉग्स, जबकि नो डाउट ट्रेसपासिंग इन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग, बट स्टिल मान लो इसकी कोई मीटिंग थी अंदर, अब एट द सेम टाइम उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसको अंदर जाना ही जाना है, दो यहाँ पे लिखा भी है, सब कुछ है, फिर भी इस केस में डिफेंडेंट विल बी लायबल बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी, वो एट द मोमेंट उसको समझ नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि मीटिंग थी, उसको जाना था, तो इस केस में प्लेंटिव को कंपनसेशन मिलेगी। बट अगर यहाँ पे था और ये इसको काट देता है फिर भी, ठीक है, तो द डिफेंडेंट विल बी लायबल, उसको देना पड़ेगा। बट इफ दिस पर्सन इज ट्रेसपासिंग, हियर प्लेंटिव हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर, हियर ही हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर, उसको पता है, बाहर लिखा भी हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स, बट स्टिल वो अंदर जा रहा है, ही इज ट्रेसपासिंग, हियर डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल, राइट। दूसरा, सॉरी दो हो गए, तीसरा, अब ये वाला मान लो यहाँ बोर्ड नहीं लगा था एंड द पर्सन वेंट इनसाइड, ठीक है, उसको को काम था, उसको मिलना था, वो चले गया, हियर डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज यहाँ पे इसने बोर्ड नहीं लगाया, फिर ये केस प्राइवेट डिफेंस का बन जाता है। वो ऑनर कहेगा मैंने तो अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए डॉग को रखा है, बट कोर्ट सेज दैट आपको बाहर नोटिस भी लगाना चाहिए। ये हमने अपनी जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया थी उसमें पढ़ा था, इसको हम साइंटर बोलते हैं। You have the knowledge that there is the harm, but it itself is not a complete defense, right? तो ये जो आपकी सिचुएशन है, इससे आपके 3 तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं। When the plaintiff is a wrongdoer, when you utilize, you can use your private defense, and the third is voluntary non-fit injuria, right? Now next image, ये बेसिकली एक केस के रिलेटेड है। अभी आप इसको देखो ध्यान से, एक बंदा गिर गया है, दूसरा की हेल्प के लिए आ रहा है, दैट्स इट, राइट। अब हम देखो इसमें, देखो वो खुद ड्राइव कर रहा था,
प्लेंटिफ, हियर प्लेंटिफ खुद ड्राइव कर रहा था और वो गिर गया। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी आज की जो फर्स्ट डिफेंस है वो क्या कह रहा है, ठीक है। इट सेज व्हेन द प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। अब इससे समझो, जब केस फाइल होता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट, तो इसमें कह रहे हैं प्लेंटिफ जब खुद ब खुद ही रॉन्ग डूअर है, he himself has done the wrong, so there is a maximum. See, in your these defenses also have tried to cover maximum जहां जरूरत है, I have put it up so that आपके एग्जाम में maximum भी आती है, you should be able to know that, right? तो extirpe causa non auter actio, which says that no action can arise from an illegal act. When there you have already yourself committed an illegal act, you can't raise an action against it when you yourself are the wrongdoer, right? If the basis of the action by the plaintiff is an unlawful contract, then he will not succeed in his actions and he cannot recover damages. आपने खुद ब खुद गलती करी है, ठीक है, वो खुद ही ट्रेसपासर था, वो खुद ही अंदर चले गया, डॉग ने उसको बाइट कर लिया। अब डिफेंडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज हियर प्लेंटिफ इज कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी द रॉन्ग डूअर। हम नेक्स्ट केस एक देखेंगे, उसमें आपको इतनी और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो डिफेंस है एग्जैक्टली कहता क्या है, राइट। इफ द डिफेंडेंट asserts that the claimant himself is the wrongdoer, ये तो बेसिकली प्रूव करने का पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर डिफेंडेंट कह दे कि क्लेमेंट जो प्लेंटिफ है उसने ही गलती करी है and is not entitled to the damages, then it does not mean that the court will declare him free from the liability, but he will not be liable. कहते लाइबिलिटी से तुम फ्री नहीं, गलती हुई है ठीक है, बट तुम लाइबल नहीं ठहरा हो जाओगे। आपके डॉग ने बाइट कर लिया है, बट स्टिल आपको कोई डैमेजेस नहीं देने, बट आप लाइबल हो, बट आपको डैमेजेस नहीं देने, राइट। नाउ आप केस देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इन पिट्स वर्सेस हंट देयर वाज अ राइडर। देखो इसमें 18 इयर्स का एक राइडर था, ठीक है। इसने अपने 16 साल के फ्रेंड को इनकरेज करा बाइक चलाने के लिए और फास्ट अंडर ड्रंकन कंडीशंस, ठीक है। He was drunken and he forced his friend to drive the vehicle, to drive the bike was there, the motorcycle was there, to drive it fast. Another case was drunken condition, ठीक है। Met with an accident, the driver died on the spot. The pillion rider suffered serious injuries and filed a suit claiming compensation from the relatives of the deceased person. This plea was rejected as he himself was the wrongdoer in this case. अब देखो, मरा ये है, ठीक है, बट किसने इनकरेज करे था इसको ड्राइव करने के लिए? जो 18 साल का था। अब वो कंपनसेशन मांग रहा है जिसको इसकी कितनी चोटें लगी हैं। कोर्ट ने कहा when you yourself was the wrongdoer, ठीक है, how you can claim the damages, so the plea was rejected. So this is a very famous case under this defense. जब आप खुद ही गलती कर देते हो, आपके पास कोई भी लाइबिलिटी, मतलब आपके पास डैमेजेस लेने की वहां पे जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। आप खुद ही गलती कर रहे हो, आपके पास आप फिर एक्शन कर रहे हो, आपको उसकी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, राइट। बट उसके लिए डिफेंडेंट को क्लेमेंट का ये पॉइंट प्रूव करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। जब कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जब आपने पूरी प्रिकॉशन अच्छे से ली होती है, बट फिर भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन के साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में आपको डिफेंस मिलता है। Inevitable accident in tort is a general defense which guards the defendant from liability for an unforeseeable incident which there is no intention or negligence on his or her part and where there was exercise of prudent skill and proper care. देखो इजी वे से समझो, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपने प्रॉपर प्रिकॉशन सब कुछ लिया था और कुछ अनफोर्सीन सिचुएशन थी, उस केस में आपको डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाता है अंडर इनएविटेबल एक्सीडेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स. It serves a good defense as the defendant could show that the injury could not be stopped
even after taking all the precautions, and there was no intention to harm the plaintiff, right? अब हम इसके दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ते हैं. Stanley versus Powell, the defendant and the plaintiff went to a pheasant shooting. ये pheasant shooting के नाम से जो आपका केस है फेमस है. इसमें the defendant fired at the pheasant, but the bullet, after getting reflected by an oak tree, hit the plaintiff and he suffered serious injuries. The incident was considered as an inevitable accident and the defendant was not liable. अब शूटिंग करी थी, गलती से उसको लग गया, उनकी कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इट वाज अ मेयर एक्सीडेंट. तो इस केस में जो है उसको डिफेंस मिल जाता है. नाउ इन द केस ऑफ होम्स वर्सेस माथर, the defendant's horse was being driven by his servant. Due to the barking of dogs, the horse became unmanageable and started to bolt. In spite of every effort of the driver, the horse knocked down the plaintiff. This makes it a case of an inevitable accident. The defendants were held not liable for the incident. अब देखो, horse ने knock down a plaintiff, but it all happened due to an accident because dog started barking and the horse got bolted, right? तो इसी सिचुएशंस, ये दो सिचुएशंस हैं जिससे एक पर्सन से गलती हो जाती है, दूसरे में ऐसे एनिमल इंजरी हो गई है, तो उसने प्लेंटिफ को इंजर कर दिया है, एनिमल के थ्रू इंजरी हो गई है. तो दोनों केसेस में आपको ये देखना है कि सिचुएशन ऐसी थी, एक्सीडेंट हो गया जो नहीं अवॉइड कर सकते थे, तो इस केस में डिफेंडेंट को जो है डिफेंस मिल जाता है, राइट? अब नेक्स्ट, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड. ये तो बहुत ही फेमस है, मूवी भी आ रखी है इसके बेसिस पे. चलो, एक्ट ऑफ गॉड को हम इसका जो है विज मेजर बोलते हैं. अगर आपके एग्जाम में विज मेजर आ गया, यू हैव टू अंडरस्टैंड वो एक्ट ऑफ गॉड की बात कर रहा है, राइट? एन एक्ट ऑफ गॉड इज एन अनफोर्सिएबल नेचुरल फिनोमेना. एन एक्ट ऑफ गॉड इज अ जनरल डिफेंस यूज्ड इन केसेस ऑफ टॉर्ट्स व्हेन एन इवेंट ओवर व्हिच द डिफेंडेंट हैज नो कंट्रोल occurs and the damage is caused by the forces of the nature. In these cases, the defendant will not be liable in law of tort for such inadvertent damage. अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में क्या डिफरेंस है. See, it could occur by a reason of natural forces or by intervention of human agency or by both. Whereas acts of God occur without intervention of human agency and occur by reason of natural forces only. Examples of inevitable accident, traffic accident, train accident, building collapses, etc. और इसके आपको पता ही है, सुनामी आ गई या फिर हैवी रेनफॉल, उससे कोई नुकसान हो जाता है, तो हम एक्ट ऑफ गॉड के अंदर वहां पे डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाता है. ठीक है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है बट इस डिफेंस के, बिकॉज ये लोग बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें पीपल ट्राई टू टेक दिस डिफेंस, राइट, इंश्योरेंस कंपनी से या कुछ भी, बट प्रूव होना चाहिए कि क्या वाकई में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, वॉज दैट एग्जैक्टली द एक्ट ऑफ गॉड. हम इसमें दो केसेस पढ़ेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी इजीली. बट इससे पहले एसेंशियल्स देखो, इसके क्या एसेंशियल्स हैं. नेचुरल फोर्सेस वर्किंग शुड बी देयर मस्ट बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस एंड नॉट द वन which could be anticipated and guarded against reasonably. There should be an extraordinary occurrence and natural forces. ये दो पॉइंट आपका क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, you have to point out या pick up those two things. If those two things are present, तभी आपका act of God जो है लगेगा, right? Now, in this case, the defendant created an artificial lake on his land by collecting water from natural streams. Once there was an extraordinary rainfall, हो गई ना extraordinary rainfall, heaviest in human memory. The embankments of the lake got destroyed and washed away all the 4 bridges belonging to the plaintiff. The court held the defendant were not liable as the same was due to the act of God, because there was an extraordinary rainfall, heaviest in human memory. ठीक है, extraordinary वाला point आ गया.
and natural forces, rainfall was there, right? Now next case, occurrence must be extraordinary. Some extraordinary occurrence of natural forces is required to plead the defense under the law of torts. इस केस में बहुत ही अच्छे से समझ आएगा आपको. कह रहे थे the wall of the building collapsed due to normal rainfall. Nothing extraordinary, just a normal rainfall about 2.66 inches. The incident resulted in the death of the respondent's children. The court held that the defense of act of God cannot be pleaded by the appellants in this case, as that much rainfall was normal and something extraordinary is required to plead this defense. The appellant was held liable. अब देखो वॉल कोलैप्स हो गई, डेथ भी हो गई, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल रेनफॉल हुई थी. तभी इस केस में ये बोला था कि बिल्डिंग बनाने में ही डिफेक्ट हुआ है, तो इसमें आपका एक्ट ऑफ गॉड जो है नहीं लगेगा. राइट, क्लियर. नाउ ट्रेसपासिंग का ये मैंने बताया है, ये देखो फेंसिंग लगाई है, इसमें हम प्राइवेट डिफेंस की बात करेंगे. अब देखो, अगर आपने ऐसे नॉर्मल फेंसिंग लगाई है, ठीक है, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल. बट यस, अगर आपने इसमें करंट वाली फेंसिंग लगाई है और आपने कोई बोर्ड भी नहीं लगाया और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, देन यू विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज देयर वाज नाइदर नोटिस एंड हेंस इलेक्ट्रिक करंट वाली थी. कोर्ट विल मेक यू लायबल. बट यस, नॉर्मल फेंसिंग है, चलो बोर्ड भी है, दीज थिंग्स विल हेल्प यू, विच शोज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देयर. राइट, नाउ लेट अस स्टडी दिस. Private defense. The law has given permission to protect one's life and property, and for that it has allowed the uses of reasonable force to protect himself and his property. The use of force is justified only for the purpose of self-defense. There should be an imminent threat to a person's life or property. Right? For example, A would not be justified in using force against B just because he believes that someday he will. देखो, ये तकरीबन आपका आईपीसी जैसा ही है, बस इसमें हमने सिविल रॉन्ग देखना होता है और आईपीसी में हमने क्रिमिनल रॉन्ग देखना होता है. ठीक है, और इसके भी वही सेम रीजंस हैं. अगर आपको इमिनेंट डेंजर दिख रहा है, तभी ही आप जो है इसका डिफेंस ले सकते हो. राइट, the force used must be reasonable and to repel an imminent danger. For example, if A tried to commit a robbery in the house of B and B just draw his sword and chopped his head, then this act of A would not be justified and the defense of private defense cannot be pleaded because this was not a reasonable attack. ठीक है, हमने प्राइवेट डिफेंस में करा था कि the tax should be reasonable and in appropriate amount. जितना आपको मिल रहा है उतना रिवर्ट बैक करो, ज्यादा नहीं करना है. और अब सिचुएशन देख रहे हो कि वो निकल गई है, फिर भी आप उसके पीछा कर रहे हो मारने के लिए, तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस का जो है डिफेंस नहीं मिलता. राइट, इसके एग्जाम्पल देखते हैं. For the protection of property also, the law has only allowed taking such measures which are necessary to prevent the danger. For example, fixing of broken glass pieces on a wall, keeping a ferret dog, etc. is all justified in the eyes of law. Now, in this case, the defendant land owner had laid wires on land. When the plaintiff crossed his land to go to his land, he received a shock leading to serious injuries as there was no notice of such arrangements. Such act on the part of defendant does not qualify as private defense, making him liable. ये मैंने जब पहले ही आपको समझा दिया है, नोटिस होना चाहिए. अगर आप ऐसी चीजें यूज कर रहे हो तब आप कोर्ट में जाके डिफेंस नहीं ले सकते कि मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में करा है. कोर्ट कहेगी ठीक है आपने करा है, बट आपको कोई नोटिस भी लगाना चाहिए था. ठीक है, सो इन दिस केस द कोर्ट हैज मेड द डिफेंडेंट लायबल. अब मिस्टेक करेंगे हम, इंटेंशनली आप कुछ करते हो तो लायबल हो, इनवॉलेंटरी करोगे तो नॉट लायबल. राइट, नाउ मिस्टेक. Mistake, whether of fact or law, is no defense to the action of tort. When any person willfully interferes with the rights of others, he has no defense that he believed that his actions were justified.
Likewise, no under a mistake of fact defames someone or enters anyone's property. When a defendant acts under wrongful belief in some or the other situation, he can plead a defense of fault. कहते हैं मिस्टेक का चाहे फैक्ट की है, लॉ की है, टॉर्ट्स में इसका कोई भी वो नहीं है डिफेंस. ठीक है, आपको पता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आपके क्रिमिनल लॉ में है डिफेंस, बट मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई डिफेंस नहीं है. इग्नोशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेंट, ये हमने तब उसमें पढ़ा है. इग्नोशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेंट. Excuse of law is no defense, right? When ignorance of law is no defense, ये भी हमने पढ़ा है. आप excuse दे देते हो, मुझे तो इस country का law नहीं पता था, and you want defense. Court says no, you can't get the defense. But it is mere mistake of fact, then there you can get the defense, right? Now, it is of two types. लॉ मिस्टेक ऑफ लॉ होती है और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है. ठीक है, नो डिफेंस इन एनी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. कोर्ट thinks that every person knows the law of the country. That's why the mistake of law is not considered as a defense in IPC as well as in the tort. For example, A murdered B. In this case, A cannot apply for the defense of mistake of law. That is, he was not aware of crime law related to the murder. ये आपको भी पता है, मैंने आपकी इसकी वो भी बता दी है मैक्सिमम. मिस्टेक ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं है आपका कहीं पे भी. ठीक है, क्लियर. नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखते हैं क्या कहता है. आपको पता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आईपीसी में आपके पास डिफेंस है. ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज द डिफेंस applies to various crimes if the criminal defendant can prove that he does the act due to a mistake of fact or misunderstood some fact that negates an element of the crime. A takes his dog to the park every day so that he can play off leash with other dogs. One day, A lost sight of his dog for a few minutes. Well, he relocated the dog and walked towards the home. At home, he noticed a mark on the dog and came to the conclusion that it is not his dog. He mistakenly took another person's dog with him. Here, A will not be liable because he gets a defense of mistake of facts. ठीक है, देखो आपके टॉर्ट्स में सिविल रॉन्ग ही होते हैं तो ऐसा एग्जाम्पल ही होता है. आपके क्रिमिनल रॉ में क्राइम वाले होती हैं सिचुएशंस, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वहां आपको डिफेंस है. तो इस केस में भी उसको डिफेंस मिल गया, सॉरी, क्योंकि उसको गलती से वो दूसरे का कुत्ता लेके आ गया था और उसको लगा कि उसका डॉग है. इस सिचुएशन में कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है एंड यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल. नाउ नेक्स्ट, लेट अस सी दिस केस, very important case. An auctioneer auctioned some goods to off his customer believing that the goods belong to him. यहाँ पे उसको गलती से लगा कि ये जो goods हैं उसके हैं और उसने अपने customer के goods sell कर दिए. Then the true owner filed a suit against the auctioneer for the tort of conversion. Conversion का हमने पढ़ा था जब ए और बी में होता है और सी बीच में आ जाता है तब कन्वर्जन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है. द कोर्ट हेल्ड ऑक्शनर लायबल एंड मेंशन्ड दैट द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट अ डिफेंस दैट कैन बी प्लीडेड हियर. ठीक है, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें नॉर्मल प्रॉब्लम हो उसमें आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो है मिल जाती है, बट आईपीसी में आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस है, बट टॉर्ट्स में आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी कोई भी डिफेंस नहीं है. राइट, ओनली अंडर सर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस द डिफेंडेंट गेट द डिफेंस अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट. नाउ ये हम नेसेसिटी की बात करेंगे. इस केस में आपको नेसेसिटी ये होती है जब आप इंटेंशनली कोई हार्म या कोई इंजरी कर देते हो बड़ी इंजरी को बचाने के लिए. राइट, तो पढ़ते हैं, इफ एन एक्ट इज डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म इवन दो द एक्ट वाज डन इंटेंशनली is not actionable and serves as a good defense. It should be distinguished with the private defense and an inevitable accident. The following points should be considered. In necessity, the infliction of harm is upon an innocent, whereas in case of private defense, the plaintiff is himself the wrongdoer.
right? In necessity, the harm is done intentionally, whereas in case of inevitable accident, the harm is caused in spite of making all the efforts to avoid it. देखो नेसेसिटी में खुद ही इंटेंशनली हम कुछ छोटा हार्म करते हैं बड़े हार्म को बचाने के लिए, सो इंटेंशन होती है. इनएविटेबल में हम कोशिश करते हैं कि कुछ गलती ना हो, बट फिर भी हो जाती है, राइट? इंटेंशन यहाँ वाला पॉइंट आ गया. इधर हम हार्म इज अपॉन एन इनोसेंट, ठीक है. अब देखो छोटा हार्म करने के लिए अब किसी इनोसेंट पे हम करते हैं, ठीक है. और प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है, प्लेंटिव हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर. नाउ एग्जांपल देखो, performing an operation of an unconscious patient just to save his life is justified because that point of time doctor feels that it is a necessity to do the operation, right? Now in this case the defendant entered the plaintiff's premises to stop the spread of fire in the adjoining land where the defendant's master had the shooting rights. Since the defendant's act was to prevent greater harm, so he was held not liable for the trespass. देखो ये एक ऐसा रूम है, ये ऐसा केस है जिसमें ट्रेसपास के लिए उसको लायबल नहीं ठहराया गया था बिकॉज वो हार्म को बचाने जा रहा था, ठीक है. अब दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड को बुलाया हुआ है फायर को बंद कराने के लिए, फिर भी चले जाते हो, इन दैट केस आप पे ट्रेसपासिंग का लग जाएगा एंड यू विल बी हेल्ड लायबल. in this case, a sister-in-law hid some jewelry after the death of A from the room where he was lying dead, thinking that to be more safe place. The jewelry got stolen from there and a case was filed against A's sister-in-law for trespass to the jewelry. She was held liable for trespass as the step she took was unreasonable. अब इसमें इसने क्या बड़ा हार्म करने से बचाया, फिर भी उसके रूम से ज्वेलरी चोरी हो गई, राइट? तो कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं थी, उसने जो करा वो गलत करा, इसमें उसने इसकी कोई नेसेसिटी नहीं दिखी है हमें. तो इस केस में ए सिस्टर इन लॉ वर हेल्ड लायबल, राइट? नाउ ये है आ गया आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस. क्या कहते हैं, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय एन एक्ट और अ स्टैट्यूट then it is not actionable even if it would constitute a tort otherwise. कोई एक्ट है जो स्टैट्यूट ने ऑथराइज कर दिया है, अगर कोई टॉर्ट हो भी जाता है, कोई गलती सिविल रॉन्ग हो भी जाता है, it won't be actionable because it has been authorized by statute, ठीक है. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस लग जाता है वहां पे. It is complete defense and the injured party has no remedy except for claiming compensation as may have been provided by the statute. उतनी compensation मिलेगी जितनी statute में लिखी है, right? Immunity under statutory authority is not given only for the harm which is obvious but also for the harm which is incidental. तो immunity सिर्फ और सिर्फ हार्म की नहीं दी है, इवन इंसिडेंटल हार्म हो जाता है उसकी भी आपको इम्यूनिटी इसके अंडर मिलती है, राइट? अब ये केस देखो, स्पार्क्स फ्रॉम एन इंजन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स रेलवे कंपनी वर ऑथराइज्ड टू रन द रेलवे set fire to the appellant's woods on the adjoining land. It was held that since they did not do anything which was prohibited by the statute and took due care and precaution, they were not liable. ठीक है, स्पार्क्स जो इंजन से निकले, ठीक है, रेलवे कंपनी के, उससे वुड्स में उसकी आग लगी एप्लेंट के, बट स्टिल कंपनी वाज नॉट लायबल बिकॉज दे वर डूइंग एवरीथिंग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टैट्यूट एंड दे टुक केयर एंड प्रिकॉशन. So court said you will not be held liable for the same because things were done according to the act which has been authorized by the statute, right? Now in this case railway company servants left trimming of hedges of railway track in negligence. अब देखो गलती हुई है, negligence, and the sparks thus generated were carried by wind to neighboring cottage resulting in fire. Here it was held that the defense of statutory authority does not arise when there was negligence which was not covered under the statute and thus defendants were liable for the damages. ठीक है,
अब देखो गलती हुई है, ये बात स्टैट्यूट में भी ऑथराइज नहीं करी हुई है कि गलती करो तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। अब गलती से साथ में फायर लग गई है तो इस केस में कोर्ट ने कहा ऐसी बात नेग्लिजेंस वाली हमारे आपके स्टैट्यूट के अंदर नहीं आती है, तो जिसकी वजह से डिफेंडेंट्स विल बी हेल्ड लायबल। सो आपको दोनों केसेस में डिफरेंस समझ आ गया ना, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है। कोई ऐसा एक्ट, ठीक है, जो आपका ऑथराइज्ड है बाय द स्टैट्यूट, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन रेज नहीं होगा, ठीक है। आपको बस उतनी कंपनसेशन मिलेगी, कोई इंजरी हार्म होता है जितनी स्टैट्यूट में मेंशन्ड है, दैट्स इट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। जनरल डिफेंसेस आर सेट ऑफ एक्सक्यूजेस दैट यू कैन अंडरस्टैंड टू एस्केप द लायबिलिटी। ऑब्वियस है ये बात, एक्सक्यूजेस ही है ये जो आपको लायबिलिटी से बचा लेते हैं। In order to escape liability in the case where the plaintiff brings an action against a defendant for a particular tort, providing the existence of all essentials of that tort, the defendant would be liable for the same. In order to lead a defense, it is important to understand it first and then apply the suitable defense accordingly. अभी इसमें क्या कहा है, क्योंकि पर्टिकुलर टॉर्ट है उसमें पहले सारे इसेंशियल्स देखो, क्या वो डिफेंडेंट लायबल है। अगर ऐसी सिचुएशन है, अराइज हो रही है, तो वो उसको डिफेंस मिल जाएगा, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां उसको डिफेंस नहीं मिलेगा तो उस केस में डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज हमने सारे डिफेंसेस जो हैं आपके टॉर्ट्स के वो कवर कर लिए हैं। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया की हमने अलग से वीडियो बनाई है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो आज हमने 7 करे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर इसमें से किसी से भी आता है आपके लीगल एग्जाम्स में तो आप इजीली कवर कर पाओगे, बिकॉज हमने कोशिश करी कि दोनों वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों, बहुत सारे केसेस हों, बिकॉज वैसे सिमिलर प्रोपोजिशन ही आपके एग्जाम में आती है और वहीं से ही क्वेश्चन पुट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।